अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा। यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो है बड़ा सवाल उसके तौर पर ये आप लोगों को पेपर में पूछेगा। बोहर की एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। चूँकि कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि सर आप शॉर्ट और लॉन्ग भी बता दिया करें, तो इंशाल्लाह जो है वो हम आज से जो है वो आप लोगों को ये भी बताएंगे कि हमारे लेक्चर में शॉर्ट कौन से बनेंगे और लॉन्ग कौन से बनेंगे। तो ये बोहर जो था इसने 1913 में अपनी थ्योरी पेश की थी। इससे पहले जो है वो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी थी, उसके दो डिफेक्ट थे। रदरफोर्ड की थ्योरी के दो नुकाइस थे जिनको लेकर आगे नील बोहर ने 1913 में अपनी एक अलग थ्योरी पेश की। इसके 5 पास्टुलेट्स हैं। बोहर की थ्योरी के 5 नुकात हैं। वो इंशाल्लाह आज हम लोग 5 जो उसके पॉइंट्स हैं उसकी थ्योरी के, उनको हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला उसका जो बोहर की थ्योरी का पॉइंट है वो अगर हम पढ़ें तो वो कहता है कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ a tiny nucleus and electrons are revolving in one of circular orbit of radius r। बोहर ये कहता है कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जो हाइड्रोजन का एटम होता है वो कहता है एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, और बोहर कह रहा है कि जो हाइड्रोजन का एटम है ये एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द, यानी ये सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के गिर्द किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट कोई भी हो सकता है। उस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक ऑर्बिट जिसका रेडियस आर है। रेडियस का मतलब क्या होता है? सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसका रेडियस होगा इस ऑर्बिट का। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसका रेडियस होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो हम इस ऑर्बिट का रेडियस कहते हैं। यानी रदरफोर्ड ने यह कहा था कि सबसे पहली बात, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टिनी न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का एटम एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके गिर्द किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट में, एक दायरवी जो रास्ते हैं, किसी एक इस दायरवी रास्ते पे गर्दिश कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो या यहाँ है या वो यहाँ है और या वो यहाँ किसी एक ऑर्बिट के अंदर वो गर्दिश कर रहे हैं। ये उसका पहला पॉइंट था बोहर की थ्योरी का। फिर उसने बेटा कहा कि ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। यानी इसकी अपनी एनर्जी है, इस ऑर्बिट की अपनी एनर्जी है और इस ऑर्बिट की अपनी एक खास एनर्जी है। यानी एनर्जी वैल्यूज है, इसलिए हम इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। लास्ट चैप्टर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को पीछे बताया हुआ है कि ये के शेल है, ये एल शेल, इसका नाम एम शेल, और ये जो चौथे नंबर पे आता है इसका नाम क्या है? एन शेल। इनको शेल भी बोलते हैं, इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, इनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ये ऑर्बिट्स का जो कंसेप्ट है ये नील बोहर ने दिया था। नील बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं, और पहला जो ऑर्बिट है के उसको नाम दिया था नील बोहर ने। फिर उसके बाद एल, फिर एम और फिर एन। सबसे कम एनर्जी के की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी एल की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी एम की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी एन की होती है। यानी हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? एक फिक्स एनर्जी होती है, डेट इज क्वांटाइज्ड। यानी क्वांटाइज्ड, क्वांटा का मतलब होता है फिक्स एनर्जी। ठीक है, यानी हर एक एनर्जी फिक्स होती है। ये दो बातें आप लोगों को क्लियर कर दी मैंने। नंबर 3 वो कहता है कि एज लॉन्ग एज, जब तक इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट में ही रहता है, उसी ऑर्बिट में घूमता रहता है, इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। ना वो एनर्जी खारिज करता है और ना एनर्जी
हासिल करता है, ना कुछ लूं ना कुछ दूं। यानी जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा, एल शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर एल में ही घूमता रहता है तो ना एनर्जी खारिज करेगा ना एनर्जी हासिल करेगा। अगर के में इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो जब तक के में रहेगा वो एनर्जी ना खारिज करेगा और ना एनर्जी हासिल करेगा, ना एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लूज करेगा, जब तक वो उसी अपने उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में गर्दिश करता रहता है वो एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करता। फिर कब करता है? वो कहता है कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली, एनर्जी उस वक्त खारिज या जज़ब करता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां आएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा यहां से यहां या वहां से यहां, उस वक्त एनर्जी खारिज या जज़ब होती है। ये हो गई तीन बातें। पॉइंट नंबर 4 है बोहर की थ्योरी का। वो कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। मैं मैट्रिक को जब भी ये टॉपिक करवाता हूं तो मैं एक आदमी की मिसाल दिया करता हूं, फर्जी एग्जाम्पल है ये, कोई एक्चुअल वाकया नहीं है। तो बच्चों को मैंने बताना करना है कि एक, वैसे तो शेख साहब का नाम लेते थे लेकिन कोई शेख नाराज ना हो जाए, कोई भी XYZ एक आदमी था, कोट राधाकिशन में वो रहता था, उसके पास दौलत आई, पैसा आया, कारोबार चला, तो उन्होंने लाहौर जाने का प्रोग्राम बना लिया। वो कोट राधाकिशन से कहाँ चले गए? लाहौर शिफ्ट हो गए कि यार यहाँ पे KRK में, कोट राधाकिशन में इतनी सहूलतें नहीं है, हम लाहौर चलते हैं। वहाँ उसने बिजनेस चलाया, कारोबार चमका उसका। उन्होंने कहा यार यहाँ गर्मी बड़ी है, हम चलते हैं मरी। कहाँ चले गए वो? मरी चले गए। फिर मरी जाकर रहना शुरू कर दिया, ठंडी हवाएं, इंजॉयफुल माहौल, लोग सैर के लिए जाते हैं और वो वहाँ पे रहना उन्होंने शुरू कर दिया। 24 आवर ठंडा माहौल, इंजॉयफुल माहौल। फिर जब और कारोबार चला, पैसा दौलत और आई, तो उसकी बेगम ने कहा कि अब यहाँ नहीं रहना, हम ना न्यूयॉर्क चलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में रहना शुरू कर दिया। वो जब उसामा बिन लादेन के बारे में ना जहाज टकराए थे, पता नहीं किसने मारे, जो भी था, अमेरिका का इल्ज़ाम उस पर, तो उसामा गई, वो जहाज टकराए उसके साथ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ, और वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वो तबाह हो गया, त्यारे लगे थे उसके साथ, तो उसमें उनकी डेथ होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उन्होंने कहा कि इसकी जो बॉडी है, डेड बॉडी उस बंदे की, वो दोबारा फिर कहाँ ले आए? कोट राधाकिशन ही। तो वो पहले कोट राधाकिशन में के शेल में था, अगर उसको एनर्जी मिली, पैसा मिला, दौलत आई, तो वो कहाँ चला गया? लाहौर, एल शेल में। और एनर्जी आई, पैसा आया, दौलत आई, कहाँ चला गया? वो मरी चला गया। और दौलत आई, पैसा आया, कारोबार चला, तो वो पाकिस्तान छोड़ के न्यूयॉर्क रहना शुरू कर दिया। और जब उसकी मौत हुई तो एनर्जी क्या होगी? ख़त्म, एनर्जी सारी खारिज होगी और दोबारा पहुँचोगे, फिर वो दोबारा घूम के फिर वो जो के में आके गिरी हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो ऊपर 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 जाता है, और जब एनर्जी खारिज करता है तो फिर नीचे नीचे आता जाता है। तो यही बात अंकल बोहर लिखते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन लो वाले ऑर्बिट से हाई वाले में जाता है तो इट एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को जज़ब करता है। एंड व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, जब वो ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से लो वाले में आता है तो क्या करता है? इट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को खारिज करता है। समझ आई कि कोई ना कोई ना? अब एनर्जी का जो ये डिफरेंस है, जो एनर्जी का ये फर्क है, इसको हम लोग सपोज करें बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है पहले जिस शेल में था उसकी एनर्जी है E1। E1 का मतलब है एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, और E2 का मतलब है एनर्जी ऑफ सेकंड शेल। इलेक्ट्रॉन जो है वो
पहले जिस शेल में था उसकी एनर्जी है E1 और जिसमें गया है उसकी एनर्जी है E2, सेकंड की एनर्जी, E फॉर एनर्जी। अब एनर्जी का जो ये डिफरेंस होगा उसको हम लोग जाहिर करते हैं डेल्टा E से। डेल्टा E का मतलब चेंज इन एनर्जी, ये बराबर होगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। यानी आपने सेकंड, सपोज करें, मैं फर्जी मिसाल देता हूं कि ये जो पहला शेल है इसकी एनर्जी है, सपोज करें E1 वो है 10 किलो जूल, 10 किलो जूल एनर्जी है। सेकंड वाले की है 20 किलो जूल बिलफर्स। अब जब ये यहां से यहां जाएगा तो कितनी एनर्जी चेंज आएगी? 10 किलो की, क्योंकि 10 इसकी अपनी है, 10 और लेगा। तो यानी आप इसकी एनर्जी जो E2 है सेकंड वाले की, इसमें से आप पहले वाले की माइनस कर दें तो आपके पास एनर्जी का क्या आ जाएगा? डिफरेंस। डेल्टा का मतलब चेंज इन एनर्जी, डेल्टा E का मतलब एनर्जी में तब्दीली, चेंज इन एनर्जी, बराबर होता है E2 माइनस E1 और ये बराबर होता है h न्यू के। h यहाँ पे क्या चीज़ है? प्लांक्स कांस्टेंट। h क्या चीज़ है? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 ज़रब 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ये आपने मरूजी के तौर पर इसको याद करना है। और जो ये है न्यू, ये है फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, इसको लाइट की फ्रिक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि वो जो लाइट यहाँ से रेडिएशन खारिज होती है उनकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी एक अलग टॉपिक है कि वो क्या आती है। लास्ट उसका जो नंबर 5 का जो पास्टुलेट है वो आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। बस आखिरी बात, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिर्फ उन ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं विच हैव एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, पाई नहीं 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम है। मोमेंटम आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। मोमेंटम कहते हैं m इंटू वी, मास और वेलोसिटी को आप ज़रब दें तो उसको बोलते हैं मोमेंटम। चूँकि हमारा इलेक्ट्रॉन रेडियस r के सर्कल में घूमता है तो उसके लिए हम r लेंगे तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम mvr। जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा nh ओवर 2 पाई के, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। n यहाँ पे नंबर ऑफ शेल है, h यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है और m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r जो है वो रेडियस ऑफ शेल है जिसमें वो घूमता है। तो ये 5 पास्टुलेट्स हैं बोहर की एटॉमिक थ्योरी के। इन पांचों को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो रदरफोर्ड और बोहर की थ्योरी में डिफरेंस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आप लोगों को लेक्चर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।